ये 123 फिजिक्स पावर पे एमसीक्यू है। पावर, an electric motor creates a tension of, tension mean force, 9000 Newton. An hoisting cable and reels it at the rate of 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, सब इधर देखो, पावर का बुनियादी इक्वेशन है वर्क पर यूनिट टाइम, और इसको हम अगर वर्क की जगह में लिखूं एफ डॉट डी बाई टी, तो डी बाई टी वेलोसिटी के बराबर है, तो एफ डॉट वी भी लिखा जाता है। अगर आपको वर्क गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप पावर मालूम कर सकते हो। फिर वर्क हमारे पास mgh के भी बराबर हो सकता है, वर्क काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर हो सकता है, हाफ mv स्क्वायर। तो हम पावर का ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं mgh बाई टी, और पावर का ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर बाई टी। डेटा को आपने देखना है, इधर डेटा है मुझे फोर्स और वेलोसिटी गिवन है, तो मैं पावर का ये इक्वेशन यूज करूंगा एफ डॉट वी, तो पावर इज इक्वल टू 9000 न्यूटन, और ये आपके पास 2 मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास 18000 न्यूटन मीटर पर सेकंड मीन वाट। 18000 वाट मीन 18 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 वाट, तो ये आपके पास 18 किलोवाट आंसर आ जाएगा। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? सही है ना? कैलकुलेशन है ये, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशंस पे मैं एमसीक्यूज बना के लाया हूं। तो 123 में आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए। 124 सब इधर देखो, अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन हो, ए वेक्टर ए एक्स विद आई प्लस ए वाई विद जे और प्लस ए जेड विद के, वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म। तो अगर ये तीन कंपोनेंट्स हैं, तो एक तो ये बात याद रखो, दिस वेक्टर इज इन द स्पेस, और अगर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स गिवन है, तो फिर वो वेक्टर है प्लेन में, और अगर वेक्टर का एक ही कंपोनेंट है ओवरऑल, तो वो हम कहते हैं अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, उसके कंपोनेंट्स नहीं है तो वन डायमेंशन में है वो। और आपके पास दूसरा वेक्टर हो बी एक्स विद आई प्लस बी वाई विद जे प्लस बी जेड विद के, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना हो, तो आप एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करो कंपोनेंट्स को, और आई जे के फिर मत लिखना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो ये प्लस ए जेड और बी जेड, तो ये ए डॉट बी इस तरह हम निकालेंगे। तो इधर आपको फोर्स गिवन है, जो एमसीक्यू है उसमें आपको फोर्स गिवन है 5i प्लस 3j और प्लस 2k, और डिस्प्लेसमेंट गिवन है r, पोजीशन वेक्टर r डिस्प्लेसमेंट वो है 2i और माइनस j, और k कंपोनेंट नहीं है, तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करो, वर्क मालूम करना है, तो वर्क f डॉट d के बराबर है, तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, और j को j के साथ 3 1 जा 3, लेकिन माइनस है तो -3 लिखूंगा, तो ये आएगा +7, और वर्क डन है तो आएगा जाउल। तो 124 में आपका आंसर आता है क्या? बी 125। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम शेल बी मैक्सिमम। देखो मैं आपको देखो मेथड क्लियर करो ना, मेथड देखो एमसीक्यू में जिक्र हुआ है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो फिर आप फिजिक्स में ऐसा इक्वेशन ढूंढो जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान हो। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है p स्क्वायर बाई 2m के। अब इधर क्या बताया? फॉर द सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर हुआ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी और अंडर रूट हो। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, तो फिर मोमेंटम की डिपेंडेंसी किस पे होगी? मास पे, अंडर द रूट मास पे। ये बात भी याद रखो, स्क्वायर रूट ऑफ मास। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो दो पार्टिकल्स की, तो एक तो ये बात याद रखो कि मोमेंटम उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा है, और अगर मास 4 गुना बढ़ाऊं, मास में 4 गुना बढ़ाता हूं, कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, अगर मास में 4 गुना बढ़ाऊं तो उसका अंडर रूट ले लो, 4 का अंडर रूट ले लो 2, मोमेंटम 2 गुना बढ़ेगा। कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मेरे साथ रहो, कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इफ द मास इंक्रीजेस 3 टाइम्स, द मास इंक्रीजेस 3 टाइम्स,
9 टाइम्स, सॉरी, द मास इंक्रीज 9 टाइम्स, तो 9 का रूट ले लो, तो मोमेंटम 3 टाइम्स बढ़ेगा, समझे ना। लेकिन इधर इससे मैंने क्या निकाला, ये इस सॉल्यूशन से कंसेप्ट क्या निकला, ये कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट है तो फिर मोमेंटम की डिपेंडेंसी होगी अंडर द रूट मास के साथ डायरेक्टली, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो 4 पार्टिकल्स गिवन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है ना, तो अगर इन 4 पार्टिकल्स का मतलब ये इन 4 पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, काइनेटिक एनर्जी चारों पार्टिकल्स की क्या है, हाँ, तो फिर मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, मास। ओके, समझे ना। अब इधर देखो जरा, तो ये हमारे पास 125 में आएगा कौन सा पार्टिकल, तुम बात को समझे हो ना। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है ना, ग्रेटर द मास विल बी द मोमेंटम कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन ये बात याद रखो, मोमेंटम का एक इक्वेशन ये भी है mv, है ना। तो ये रिलेशन ऑफ मोमेंटम विद मास एंड वेलोसिटी, और ये रिलेशन ऑफ मोमेंटम विद मास एंड काइनेटिक एनर्जी। तो उस एमसीक्यू से ये एमसीक्यू और भी अहम है कि अगर मैं आपको बताऊं कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो या मोमेंटम डाइपोर्शनल टू अंडर द रूट मास, ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, क्या कांस्टेंट होना चाहिए, और इसके लिए कंडीशन क्या है, समझे ना। तो ये भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो फिर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है या अंडर द रूट मास है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फिर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, समझे ना। और या इस तरह आया हो कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कीपिंग व्हाट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास कीपिंग व्हाट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, समझे ना। अच्छा, 126 में क्या है, शकील से भी ब्लैक मार्कर वाला रौड़ा, 126 में है माय डियर, अ पर्सन वेटिंग 70 किलोग्राम वेट लिफ्ट्स अ मास ऑफ 30 किलोग्राम। एक बंदा है, उसका अपना मास है 70 किलोग्राम और वो 30 किलोग्राम मास को ऊपर लेके जाता है, तो टोटल मास कितना हुआ इस बंदे की, ये बंदा एनर्जी यूटिलाइज करेगा ना, तो जब ऊपर जाएगा तो अपने वजूद को भी तो ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसमें भी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, और 30 किलोग्राम मास उसके ऊपर है, वो उस पर भी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, तो टोटल एनर्जी कितने मास भी यूटिलाइज करेगा, 100 किलोग्राम ऊपर लेके जा रहे हैं। इधर पावर पे आपसे सवाल किया गया है, सुनो, 70 किलोग्राम वेट ऑफ द पर्सन एंड मास 30 किलोग्राम टू द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 10 मीटर हाई। वो जो रूफ है, छत है, वो 10 मीटर हाइट पे है, द हाइट इज 10 मीटर। ओके, ही टेक 50 सेकंड, वो कुछ टाइम लेगा, 50 सेकंड, सारा हिसाब किताब है। अच्छा, तो इस बंदे ने कितना पावर यूटिलाइज किया, तो पावर का फार्मूला है वर्क पर यूनिट टाइम, लेकिन इधर वर्क बराबर होगा mgh, मैंने तुम लोग को बताया है, इधर वर्क डन बराबर होगा mgh के, किसके, हाँ, तो इधर मैं पुटिंग करूंगा तो पावर जी टू मास पुट करूंगा 100 किलोग्राम, क्योंकि 70 किलोग्राम उस बंदे का मास है, 30 किलोग्राम वो ऊपर लेके जा रहा है, और जी की वैल्यू 9.8 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और हाइट हमारे पास 10 मीटर है और टाइम 50 सेकंड है। जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपके पास आएगा 196 वाट, समझे ना, 196 वाट आएगा। देखो ना, सिफर सिफर के साथ कैंसिल हुआ, और 20 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 196 आएगा। द मोमेंटम 127, तो इसमें क्या आता है, ये 126 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बी ऑप्शन। ओके, 127, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज डबल। फिर वही बात है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, आप ऐसा रिलेशन लिखो जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान हो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। तो अब आप इधर बताओ, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है ना, इसके बराबर है ना। तो अगर मोमेंटम 2 गुना बढ़ता है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, मोमेंटम अगर 2 गुना बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी 2 जा, अगर मोमेंटम n टाइम्स बढ़ेगा, n टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी। अगर मोमेंटम 3 टाइम्स बढ़ते तो 3 जा 9 बढ़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर मोमेंटम, अगर p हमारे पास 2p हुआ, p डैश, तो k डैश हमारे पास 2 जा 4k होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी तो 4e, e डैश हमारे पास 4e हो जाएगी, समझे ना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और 128 को देखो जरा,
128 128 में है कि इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिक्रीज बाय 10%, मोमेंटम में 10% डिक्रीज आया तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट डिक्रीज आया होगा? तो मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था 2 del माइनस del स्क्वायर बाय 100। लेंथी कैलकुलेशन इसका वो छोड़ो, आप इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करो। वेयर del इज व्हाट? चेंज इन परसेंटेज गिवन इन द स्टेटमेंट। मेरी बात समझ रहे हो? गद की लड़ी तखा 10% स्क्वायर बाय 100, ये आ जाएगा 20% और प्लस ये माइनस, सॉरी 100% डिवाइड बाय 100%, तो 100 बाय 100 से 0 आता है ना, तो ये सर 1 आता है। 20% माइनस 1%, ये आ जाएगा क्या? 19%। अब इधर देखो, छोड़ो। ओके माय डियर, ये बात याद रखो, 129 इस कंसेप्ट से आया है। ओए ये स्प्रिंग है, मेरी बात सुनो, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग 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 स्प्रिंग, इसका अपना कुछ लेंथ है, जो भी है, चलो ठीक है, स्मॉल एल। ओके, अब स्प्रिंग को हमने ये खींचा और इसको एक्सटेंड किया, तो जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो माय डियर तुमने इस पे फोर्स लगाया और तुमने इधर स्प्रिंग फोर्स के खिलाफ वर्क डन किया। तो वर्क डन कितना किया? तो वर्क डन का फार्मूला तो एफडी है ना, लेकिन इधर स्प्रिंग को खींचने में आप जो फोर्स लगा रहे हो वो वेरिएबल है। पहले आप कम फोर्स लगाया, फिर थोड़ा और भी ज्यादा लगाया, क्योंकि जितना जितना आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हुक्स लॉ है इसमें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। समझे ना? द ग्रेटर यू प्रोड्यूस द एक्सटेंशन, द ग्रेटर यू विल अप्लाई द फोर्स। तो इधर जो वर्क डन है ये है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय, और इधर फोर्स 0 न्यूटन से स्टार्ट लेता है और इस तरह बढ़ता जाता है, 0 न्यूटन से 1 न्यूटन और फिर 2 न्यूटन और फिर 3 न्यूटन और फिर 4 न्यूटन, यूनिफॉर्म इंक्रीज आ रहा होता है। तो अगर कोई भी मेजरमेंट 0 से स्टार्ट ले और वो 10 पे जाकर स्टॉप हो जाए तो फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज ऐसे निकालते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, यानी जहां पे वो स्टॉप हुआ है उस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करो, ये उसका एवरेज होता है। ये बात मेरी सुनो, तुम लोगों को समझ आ जाएगी। सुनो, तो इधर अगर मुझे बताया गया हो कि ये x नॉट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग, हाउ मच वर्क इज डन, तो वर्क डन एफ डी के बराबर है, लेकिन इधर फोर्स की कौन सी कीमत में पुट करूंगा? एवरेज। और इधर ये जो फोर्स आप लगाते हैं ये वेरिएबल फोर्स होता है, यानी स्प्रिंग को आप खींच रहे तो आप कम फोर्स लगा रहे, फिर फर्दर जब आप खींच रहे तो फोर्स बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, जैसे जैसे आप एक्सटेंशन बढ़ा रहे फोर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर एवरेज की वैल्यू हमारे पास ये आती है, इफ एवरेज इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय, तो वर्क डन आएगा एफ एक्स नॉट बाय 2। तो अगर ये एक्स नॉट एल के बराबर है तो मैं लिखूंगा एफ एल डिवाइड बाय, इसके बराबर होगा ना। सबर करो तुम लोगों को, मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैंने स्प्रिंग की मिसाल ली है। अब अगर मैं एक ले लूं वायर, तो वायर को अगर मैं खींचूंगा और उसमें एक्सटेंशन पैदा करूंगा तो उसकी मिसाल भी एक स्प्रिंग जैसी है, क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स है उसका ओरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है बिटवीन द एटम्स। और इधर भी जब आप एक तार को उसको एक्सटेंड करोगे तो उधर भी उसकी मिसाल इस तरह है जैसे स्प्रिंग। तो इन्होंने बताया कि हमारे पास एक वायर है और उसमें आपने एक्सटेंशन पैदा की एलो, ये एल उसमें एक्सटेंशन है, तो इस एल की मिसाल उधर उस स्प्रिंग के केस में एम्पलीट्यूड जैसा है, ठीक है ना। तो इधर आपने कितना वर्क डन किया? इधर आपने वर्क डन किया एफ ओ एल ओ, L is the displacement, the extension produced, लेकिन ये फोर्स एवरेज फोर्स है और एवरेज निकालने के लिए हम कहते हैं F डिवाइड बाय, और FL डिवाइड बाय 2 is the answer, FL डिवाइड बाय 2, समझे ना। 129 में क्या है? FL डिवाइड बाय 2, FL डिवाइड बाय 2, it is the answer। ओके, तो ये मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट मैं जाता हूं। सब मेरी बात सुनो। 130 में है कि 4 किलोग्राम मास 4 किलोग्राम गिवन डेटा। सब सुनो मेरी बात, मास 4 किलोग्राम है, a mass of 4 किलोग्राम, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये बॉडी है और ये 4 किलोग्राम इसका मास है, इसको आपने ऊपर फेंका, इसको आपने वेलोसिटी दी, क्या है? 5 मीटर पर सेकंड।
तो ये मास ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तब्दील होती जाएगी पोटेंशियल में। नेग्लेक्टिंग रेजिस्टेंस मैं क्लास में करा चुका हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। तो काइनेटिक तब्दील होगी और फिर जब पोटेंशियल, अगर आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दी हाफ mv स्क्वायर, हाफ 4 किलोग्राम और ये 25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 5 25 2, तो ये 50 जूल एनर्जी दी ना। तो इधर एमसीक्यू इधर ऐसे भी आ सकता है, सुनो, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ, तो 1250 जूल। क्यों? क्योंकि काइनेटिक तब्दील होगी किसमें, और जब ये वापस आएगा जमीन को स्ट्राइक करेगा तो वो पोटेंशियल वापस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, और वो उतनी होगी जितनी है 50 जूल। तो एक तो ये बात याद रखो, इस दौरान जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो काइनेटिक तब्दील होती जाएगी पोटेंशियल में, तो काइनेटिक डिक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होती जाएगी और पोटेंशियल क्रिएट होती जाएगी, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर है काइनेटिक प्लस, हाँ, no, kinetic energy can be created, can be destroyed. Potential energy can be created, can be destroyed. But total energy cannot be created, cannot be. That is called law of conservation of energy. तो इधर कहते हैं कि ये अगर आपने 5 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को ऊपर फेंका तो वो वापस जमीन तक आएगी, जमीन को टच करेगी, तो किस काइनेटिक एनर्जी से, तो वही काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, आप जो काइनेटिक एनर्जी आपने उसको दी है उसी काइनेटिक एनर्जी से जमीन को स्ट्राइक करेगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो फिर उसकी वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, फिर कुछ काइनेटिक एनर्जी एयर रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो चुकी होगी, समझे ना। तो अगर फिर आपको फ्रिक्शन फोर्स, अगर आपको गिवन हो कि फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन है और हाइट जो है, हाइट वो 2 मीटर है, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 जूल, तो फिर 4 जूल क्या आएगा, लॉस आएगा एक तरफ से, और 4 जूल लॉस आएगा दूसरे तरफ से, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो फिर 50 जूल से आप 8 जूल माइनस करोगे, समझे ना। लेकिन इधर रेजिस्टेंस की बात नहीं की गई है, तो 50 जूल इज द आंसर। 130 में हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 और मास आपके पास है 4 किलोग्राम और ये 25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल ऑब्टेन 50 जूल, 50 जूल आपको मिल जाएगी एनर्जी। अच्छा, इन अ सर्टेन सिचुएशन, वर्क डन पे आया है, इन अ सर्टेन सिचुएशन, एक खास कंडीशन सिचुएशन पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल टू 0, यानी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, सब इधर देखो, बॉडी पे फोर्स लग रहा है अप टू सम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वर्क डन फिर भी 0 है, तो ऐसा पॉसिबल है, यस। क्यों? क्योंकि वर्क डन सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, उनके दरमियान एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये सुनो, इसको इस तरह भी बोलते हैं, ये 131 का मतलब ये है, अगर ए डॉट बी 0 के बराबर हो, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, और ए नॉन 0 हो, ए 0 के बराबर ना हो और बी भी 0 के बराबर ना हो, यानी ए और बी प्रेजेंट है लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट हो, तो फिर ये तब पॉसिबल है जब एंगल क्या हो। तो इसमें यही बताया गया है कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ये वाला सिचुएशन है, ये बॉडी है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो इधर डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, तो फोर्स भी 0 नहीं है और डिस्प्लेसमेंट भी 0, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या है, तो ये फोर्स इस पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर देगा, न तो इस पार्टिकल को तेज करेगा और न तो इस पार्टिकल को स्लो करेगा। तो ये वाला फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर है, ये इस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को ना बढ़ाएगा और ना घटाएगा, ना तो कम करेगा ना तो बढ़ाएगा, समझे ना। तो वो फोर्स जो एक पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को चेंज ना करे, तो उस फोर्स का ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा। और इस केस में फिर इस फोर्स का नाम रखते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, कौन सा, तो अगर फोर्स नॉन 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी नॉन 0 है लेकिन वर्क फिर भी 0 है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस एंगल से है, 90 डिग्री एंगल से है। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जब वो 0 रिजल्ट देता है और वो वेक्टर्स मौजूद है, वो 0 नहीं है, तो फिर इसमें ये कंडीशन है कि उनके दरमियान एंगल क्या है, 90। तो इन अ सर्टेन सिचुएशन एफ एंड एस आर नॉट इक्वल टू 0 but the work done is 0,
From this we conclude that C option, force and displacement are at right angles. Right angle mean 90 degree. राइट एंगल की बात आए तो इसका मतलब क्या है? एंगल क्या है? 132। और इधर देखो 132 में है, वही फार्मूला है। 132 में है कि एक पार्टिकल का मोमेंटम 100% आपने बढ़ा दिया। द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल इन मोशन, एक पार्टिकल हरकत में है, उसका मोमेंटम आपने 100% बढ़ा दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ चुकी होगी, तो वो कितने परसेंट बढ़ेगी? तो ये फार्मूला 2 डेल प्लस डेल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये फार्मूला यूज करोगे तुम लोग, 2 डेल प्लस डेल स्क्वायर बाय, तो 2 इंटू 100% और प्लस 100% स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 200% प्लस, और ये आ जाएगा इतने परसेंट डिवाइड बाय 100, ये कैंसल, तो 200% और प्लस 100% इज इक्वल टू 300%। फोर्स अलग पोएगी का ना, जर लगे मैं जर लगे ना रिकॉर्डिंग देखा 133 अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, सारे सिंपल कैलकुलेशन है। एक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, लगा 11 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, तो एंगल क्या हुआ? 4400। बात की खबर है 300 राजी। ओए तो ये और थीटा आपके पास 0 डिग्री है, तो वर्डन आपके पास एफ डी का 0 के बराबर है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी, तो ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू 4 न्यूटन इनटू 11 मीटर, तो ये 44 न्यूटन मीटर मीन 44 जाउल। The power developed by a 50 kilogram boy, 134, mass 50 kilogram, when moving with a velocity of 2 meter per second, 2 meter per second, upward in the direction make an angle of 60 degree with the vertical। ऐसे जा रहे ये बंदा ऐसे जा रहे वर्टिकल के साथ 60 डिग्री, ये ऐसे जा रहे हैं, और इसका इस बंदे का मास है 50 किलोग्राम, और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं वर्टिकल के साथ, ठीक है ना। तो इधर हमारे पास द पावर डेवलप, तो पावर हमारे पास बराबर है एफ वी काज ऑफ थीटा, एफ वी काज ऑफ, तो पावर इज इक्वल टू एफ हमारे पास। अच्छा तो ये मास है ना, हाँ ठीक है, तो इधर फोर्स हमारे पास बराबर है लाला जी एम जी, वो कौन से फोर्स के खिलाफ जा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के खिलाफ, ठीक है ना। तो एम जी और वी काज ऑफ थीटा, तो पावर आ जाएगा 50 किलोग्राम और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी 2 मीटर पर सेकंड, और का 61/2 के बराबर है। इसके साथ तबाह बर्बाद हुआ, 50 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आता है? हाँ 490 वाट। ओके सब मेरी बात सुनो। 135 ये बड़ा एम है। अ पंप ऑफ पावर पी, एक पंप है उसका पावर है पी, ओके ठीक है, इज यूज टू पंप वाटर इन अ सर्टेन पाइप एट अ सर्टेन रेट, एक खास रेट से ये पाइप है, इस पाइप में वो जो पीछे पंप लगा है वो पानी को एक खास रेट से इधर इस पाइप में बहा रहा है। ये रेट का मतलब ये कि वो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, आपको इधर अगर मैं एक बाल्टी रखूं तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फेंक रहा है। फ्लो रेट इसको कहते हैं, फ्लो रेट, द वॉल्यूम पासिंग पर सेकंड। कुछ होगा, कुछ फ्लो रेट उसका है, एक खास फ्लो रेट है, और उस फ्लो रेट पे उसका पावर पी है। हम चाहते हैं कि उसका फ्लो रेट बढ़ाए, टू पंप ट्वाइस एज मच वाटर थ्रू द सेम पाइप इन द सेम टाइम। अगर ये 1 सेकंड में 1 लीटर पानी फेंक रहा था
तो अब और पावर पी था, अब मैं चाहता हूं कि ये 1 सेकंड में 2 लीटर पानी पिएंगे, तो फिर ये जो पावर है ये कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा हमें, सवाल ये है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, इधर मैं लिखता हूं, फिर ट्रिकी फार्मूला लिखता हूं, पहले इधर करता हूं, सुनो जरा। पावर बराबर है वर्क पर यूनिट टाइम के, तो वर्क की जगह लिखो हाफ mv²/t, काइनेटिक एनर्जी, इस वाटर को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है ना। अब सुनो जरा, अगर मैं चाहूं कि मेरे पास 1 लीटर के बजाय 2 लीटर पानी आए, तो इस मास को डबल करना पड़ेगा ना। तो नया पावर पी डैश ये होगा 1/2, और m की जगह लिखूंगा 2m। और अगर पहले 1 लीटर पानी आ रहा था, तो अब 2 लीटर पानी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्पीड भी तो डबल हुआ ना। तो इधर मैं v की जगह लिखूंगा 2v और होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई t, टाइम तो वही है, उन्होंने बताया सेम टाइम 1 सेकंड। तो पी डैश आपके पास आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 बाहर निकालो, और 1/2 mv²/t अपनी जगह पे लिखो, तो ये p के बराबर है ना। तो पी डैश आपके पास 8 टाइम्स ऑफ द p के बराबर आया। लेकिन डायरेक्ट आप इसको इस तरह करोगे, मैंने तुम लोग को बताया था कि नया पावर पी डैश बराबर होगा n पावर 3 इंटू p, वेयर n इज व्हाट, इंक्रीज इन फ्लो रेट, इंक्रीज इन फ्लो रेट। और ये कौन सा पावर है, इनिशियल पावर जो पहले था, समझ आ रही है ना। और ये पावर आफ्टर इंक्रीज इन द फ्लो रेट। तो अगर फ्लो रेट 2 गुना बढ़ाया, n2 पुट करो 2, तो 2 पावर 3, तो 2 2 जा और 4 2 जा 8, तो ये 8 टाइम्स बढ़ेगा। अब अगर इस तरह आ जाए कि हमने फ्लो रेट को 3 गुना बढ़ाना है, तो पी डैश n पावर 3 इंटू p, तो n की जगह 3 लिखो, तो 3 पावर 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा, समझे ना। तो पहले पावर p था जब फ्लो रेट कुछ भी था, जब फ्लो रेट 2 गुना बढ़ाया तो 2 2 जा 4 2 जा, इतना पावर हो जाएगा 8 टाइम। और अगर मैं बताऊं कि फ्लो रेट 3 गुना बढ़ गया, तो फिर 3 3 जा 9 3 जा। और अगर मैं बताऊं कि फ्लो रेट 4 गुना बढ़ गया, तो 4 4 जा और 16 4 जा 54, समझे ना। 54 अच्छा 64 हो जालिम बचिया, चीती 18 एक हो, और 3 कम 3 हो, और 4 48 हो। सुनो जरा, 4 मल्टीप्लाई 4 हो, तो 16 मल्टीप्लाई 4, 6 4 24, 4 2 4 कम 5 64 टाइम्स, समझे ना। पावर इक्वल टू n क्यूब, ठीक है, खेले शमड़ा n अगर 4 गुना बढ़ गया तो 4 पावर 3 ले लो, ओके। सुनो मेरी बात, छोड़ो, ठीक है। 2 men A and B, और अगर 5 गुना 5 जा 25 5 जा हजारा का दा खुदर जी लगा 136, 2 men A and B, each weighing 80 kilogram, run up the stairs, the same staircase, while A does it in 20 seconds. ओए छोड़ो ना, सब मेरी बात सुनो, छोड़ो। 2 men A and B, दोनों का मास बराबर है, मास ऑफ A बराबर है मास ऑफ B के, और वो 80 किलोग्राम है। दोनों हाइट पे जाते हैं, रन अप द सेम स्टेयर्स, एक जितने हाइट पे जाते हैं, तो दोनों का वर्क डन सेम होगा। यार 80 किलोग्राम में भी हूं, 80 किलोग्राम मान लो तुम भी हो, तो हम दोनों सेम हाइट पे जाते हैं, तो जितनी एनर्जी तुमने खर्च की उतनी एनर्जी मैंने भी खर्च की, वर्क डन क्या हुआ, सेम। और टाइम हमने डिफरेंट लिया है, और पावर का रेशो मालूम करना है। तो पावर ऑफ ए बराबर है वर्क डन बाय टाइम ऑफ ए, और पावर ऑफ बी बराबर है वर्क डन टाइम टेकन बाय बी। तो इनका रेशो मीन पी ए बाय पी बी, तो वर्क डन तो सेम है ना, मल्टीप्लाई टी बी डिवाइड बाय वर्क, समझे ना। इसको डिवाइड करूंगा ना, डिवाइड बाय डब्ल्यू और टाइम टेकन बाय बी, तो ये उधर जाएगा, तो हाँ, तो ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय बी डिवाइड बाय वर्क डन क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो जब वर्क सेम हो तो पावर्स का रेशियो टाइम्स के साथ उल्टा आएगा ना,
हाँ तो ये आएगा टाइम टेकन बाय बी और टाइम टेकन बाय, हाँ तो पावर का रेशो है P1 बाय P2 बराबर होगा T2 बाय T1। ये कंडीशन कब होगा? जब वर्क डन हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इधर हमारे पास टाइम टेकन बाय ए, वो हमारे पास है ये की है 20 सेकंड और टाइम टेकन बाय बी कितना है 15 सेकंड। तो पावर ए बाय पावर बी आपके पास आएगा 15 सेकंड डिवाइड बाय 20 सेकंड, ये हो जाएगा 5 3 15 5 4 3:4 आएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 137 the temperature at the bottom of a high waterfall is higher than that at the top। अगर एक वाटरफॉल है, आबशार है, तो ऊपर टेम्परेचर कम होगा और नीचे उस आबशार के नीचे जिधर पानी गिर रहा है उधर टेम्परेचर ज्यादा होगा। समझे ना? तो सवाल है कि क्यों ज्यादा होगा, तो सुनो। बाय इटसेल्फ हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, नहीं। द डिफरेंस इन हाइट काजेज द डिफरेंस इन प्रेशर, उस वजह से टेम्परेचर बढ़ा, नहीं। थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल, नो, मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थर्मल एनर्जी। और ये जो पार्टिकल्स ऊपर से, सुनो मेरी बात, अगर ये पार्टिकल है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, बताओ कौन सी एनर्जी? ये हाइट पे, जब ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल तब्दील होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी जब ये पार्टिकल जमीन को हिट करेगा तो इधर फ्रिक्शन पैदा होगा ना, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी पैदा होगी कि नहीं? और वैसे भी इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो इधर एयर मॉलिक्यूल्स के साथ जब वो पार्टिकल्स टकराते हैं तो एयर मॉलिक्यूलों को वाइब्रेट करते हैं। तो जब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, समझे ना? तो उधर वो जो ऊपर, तो अगर आप इधर है तो इधर एयर मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी कम है, तो जैसे जैसे ये वाटर गिर रहा है तो रास्ते में एयर मॉलिक्यूलों को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो इधर बॉटम पे एयर मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर आपको ज्यादा फील होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, आबशार से जो पानी के पार्टिकल्स गिर रहे हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। तो उधर आपको गर्मी लगेगी, यार मतलब गर्मी खुद से नो का टेम्परेचर बढ़ाई। Mechanical energy is transformed into thermal energy. A cycle and scooter having same kinetic energy. अब अगर तुम लोगों का ज़हन जाएगा कि स्कूटर का मास बड़ा है, मास स्कूटर और साइकिल की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब है कि स्कूटर बहुत स्लो आ रहा है और साइकिल सम पावाशिव है, तो लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है? एक का मास कम है लेकिन वेलोसिटी, हाँ, तो वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर स्कूटर की काइनेटिक एनर्जी भी 100 जूल है और साइकिल की भी 100 जूल है, तो दोनों को खत्म करने के लिए एक जितना वर्क डन चाहिए ना, एक जितना फोर्स, एक जितने डिस्प्लेसमेंट तक, समझे ना? इस 100 जूल को खत्म करने के लिए, सुनो जरा, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया 10 मीटर तक, तो 10 टाइम्स आ, तो इस 100 जूल को खत्म करने के लिए भी वही 10 न्यूटन इंटू 10 मीटर तक लगाना पड़ेगा ना। तो अगर मैं बताऊं कि ट्रक और साइकिल है और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो दोनों को रोकने के लिए एक जितना वर्क चाहिए, क्योंकि ठीक है, अब तुम ये मत सोचो कि का मास बहुत ज्यादा है उसको रोकना मुश्किल है। इधर मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब है कि जो ट्रक है वो इंतहाई कम रफ्तार से जा रहा है और वो साइकिल बहुत हाई रफ्तार से जा रहा है, मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो सेम है ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी खत्म करने के लिए सेम वर्क डन करना पड़ेगा। तो द स्कूटर शैल कवर अ डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू द डिस्टेंस, यानी दोनों को रोकने के लिए एक जितना फोर्स लगाना पड़ेगा तो एक जितने डिस्प्लेसमेंट तक वो स्टॉप कर देंगे हम, समझे ना? तो इधर हमारे पास a cycle and a scooter having same kinetic energy are stopped by equal retarding force, एक जितना फोर्स में लगा रहा हूं। आप इधर देखो जरा, ये बॉडी जा रही है, इसके पास 100 जूल एनर्जी है, ठीक है ना, और इस पे मैं मुखालिफ सिमत में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, कितना? मुसलसल 10 10 10 10 10 10 10, तो स्लो 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 10 10 10 10 स्लो 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 स्टॉप हो गई। कितने डिस्प्लेसमेंट तक? 10 मीटर तक, क्योंकि वर्क बराबर होता है एफडी के, और इधर मुखालिफ सिमत में वर्क कर रहा हूं तो मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी कर रहा हूं, फोर्स मुखालिफ सिमत में लगा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के। तो इधर मैंने वर्क किया 100 जूल,
तो 10 न्यूटन फोर्स लगाया 10 मीटर तक, 100 जूल वर्क डन किया, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन मीन सब्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, और बॉडी को स्टॉप किया, ठीक है। अब ये बॉडी छोटी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत हाई रफ्तार से जा रही है, लेकिन इसके पास भी 100 जूल काइनेटिक एनर्जी है, और इस पे भी मैं वही 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो ये भी 10 मीटर के अंदर स्टॉप हो जाएगी, समझे ना। तो अगर मैं सेम फोर्स लगा रहा हूं और काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज में सेम है, अब ये मत सोचो कि स्कूटर बड़ा है और साइकिल छोटा है, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो एक जितनी डिस्प्लेसमेंट तक दोनों को मैं रोक पाऊंगा अगर मैं एक जितना फोर्स लगा रहा हूं। हाँ, अगर एक पे मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो फिर, अगर डबल फोर्स लगा रहा हूं, अगर स्कूटर पे डबल फोर्स लगा रहा हूं तो फिर स्कूटर आधे डिस्टेंस कवर्ड में एज कंपेयर टू साइकिल, उसको रोक पाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये इधर हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन द करेक्ट। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है बॉडी का। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ बॉडी को सर्कल में घुमाता है एक खास इलाके में। ओए, सेंट्रीपिटल फोर्स काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ाता है और ना कम करता है। जो फोर्स सिस्टम में एनर्जी ना ऐड करे ना सब्ट्रैक्ट करे, तो उसका वर्क डन क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मून इज सेंट्रीपिटल फोर्स। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज इक्वल टू व्हाट, 0। Work done by Coulombic force on electron inside the atom, 0, because the Coulombic force behaves as a centripetal force. Work done by magnetic force when a charged particle enters perpendicular to the uniform magnetic field, 0, क्योंकि उधर भी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है। The ratio of 140, ओए, the ratio of SI to CGS unit of work done is SI to CGS unit of work done। अब इधर देखो, जूल वर्क डन जूल के बराबर है ना, और नीचे में CGS में लिखता हूं, तो नीचे भी जूल लिखो, जूल न्यूटन मीटर के बराबर है ना। जूल को CGS में कन्वर्ट करते हैं, जूल न्यूटन मीटर के बराबर है, बराबर है ना। CGS का मतलब है कि आप लेंथ को सेंटीमीटर में ले लो, मास को ग्राम्स में ले लो, और टाइम को सेकंड में ले लो। अच्छा, तो न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर अपनी जगह पे है। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, समझे ना। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई 10 पावर 2 और मल्टीप्लाई 10 पावर -2 मीटर, तो ये सेंटी हो जाएगा ना। और इधर भी लिखूंगा मल्टीप्लाई 10 पावर 2 और मल्टीप्लाई 10 पावर -2 मीटर, तो ये सेंटी हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम 10 की ताकत 2 सेंटीमीटर और 10 की ताकत 2 सेंटीमीटर, यानी जो मीटर जिधर जिधर भी मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, समझे ना। और पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये पूरा यूनिट इस तरह लिखूंगा, 1000, ये 3 जीरो है, 4 5 6 7, 10 की ताकत 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने कन्वर्ट किया। तो अब मेरे पास होगा ये जूल डिवाइड बाय 10 की ताकत 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 10 की ताकत 7, तो इसका रेशो, तो 10 की ताकत 7 ऊपर लेकर जाऊंगा तो 10 की ताकत -7, 10 पावर माइनस, तो सी के 10 पावर +7 निकले, दा गलत दे गया, दा -7 दे, समझे ना। छोड़ो छोड़ो, 10 पावर -7 है ना। द स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व, ओए जब आ जाए स्लोप, सब इधर देखो जरा, स्लोप ऑफ YZ, जब आ जाए स्लोप ऑफ YZ ग्राफ, लगा स्लोप ऑफ YZ ग्राफ, तो आप Y को Z पे क्या करो, डिवाइड करो। तो इधर स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, तो वर्क को टाइम पे क्या करो, तो ये जूल पर सेकंड किसके बराबर है, वाट। वाट किस चीज का यूनिट है, पावर।
प्रोटॉन्स, इधर देखो एक 142 लगा, वर्क डन अगेंस्ट, ये स्टेटमेंट याद रखो, चुप हो जाओ, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव appears is potential energy। कंजर्वेटिव फील्ड के खिलाफ जो वर्डन आप करते हैं किसी पार्टिकल पे, तो वो उस पार्टिकल में एनर्जी महफूज हो जाती है और वो उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। फिर द एनर्जी विद द पार्टिकल, ओके, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। इफ टू प्रोटॉन्स आर ब्रॉट नियर, आप मुझे बताओ प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते या रिपेल? तो जब आप एक दूसरे के नजदीक लाओगे तो आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द, नो, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम राइजेस। इन दो प्रोटॉनों सिस्टम की एनर्जी राइज करेगी, तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल, और अगर ये दो प्रोटॉन अवे जा रहे हो तो फिर, और अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अवे जा रहे हो तो फिर इंक्रीज करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर अवे जा रहे तो वो तो अट्रैक्ट करते हैं, तो तुम उसके खिलाफ वर्क कर रहे हो, ठीक है। 143 when linear momentum of a body become n times the kinetic energy n square times, choose the wrong statement। और लगा work done is a scalar quantity, ये तो ठीक है, इन्होंने कहा कि इसमें सिलेक्ट करो रॉन्ग स्टेटमेंट को, जो गलत स्टेटमेंट है, तो वर्क डन तो स्केलर है ना, वेक्टर तो नहीं है। वर्क डन बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। यस, ओए 60 किलोग्राम बंदा, अभी जो मैंने बताया 80 किलोग्राम का बंदा है, वो ऊपर गया, उसने वर्क डन किया, इंक्रीजेस, 143 में स्किप को 143 को मां चुप शा खैर दी ज़रा तवका इन स्क्वायर टाइम्स इलाका इन स्क्वायर टाइम चुप शा। ओए तुम हाइट पे गए इधर छत पे 60 किलोग्राम मैन यू, और एक दूसरा 60 किलोग्राम, एक 2 सेकंड में गया, दूसरा 3 सेकंड में गया, टाइम सेम है कि डिफरेंट? वर्क डन तुम लोगों ने सेम किया, एक जितनी तवानाई खर्च की, समझे ना, लेकिन एक का पावर ज्यादा है, कम टाइम में ज्यादा एनर्जी खर्च की। वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी तो ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। वर्क डन कैन नेवर बी जीरो, क्यों नहीं जीरो हो सकता? वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इन अ, हाँ, और ये बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन क्या होता है? क्यों जीरो नहीं हो सकता? यानी फोर्स भी लग रहा है डिस्प्ले, वर्क डन उस पे भी जीरो है, वर्क डन जीरो हो सकता है ना। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, डी ऑप्शन, अलग किलोवाट उधरी की जालिम। 146 इलाका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m, P इज इक्वल टू √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। A force 147, a force of 50 Newton is acting on a body at an angle of theta with horizontal. If 150 joule work is done by displacing it through 6 meter, वर्क डन 150 जूल और डिस्प्लेसमेंट का और 6 मीटर और थीटा मालूम करना है, तो बताइए वर्क डन FD का जब थीटा के बराबर है? लगा a force of 50 is acting on a body at an angle theta with horizontal if 150 joule of work is done by displacing it through 6 meter, then theta is theta, तो cos theta किसके बराबर है? वर्क डन डिवाइड बाय FD, इसके बराबर है ना, इसके बराबर हुआ। वर्क डन आपको गिवन है कितना है? 150 जूल, फोर्स कितना है? 50 मल्टीप्लाई, हाँ, तो ये 300 जूल आता है कि नहीं आता? इसके साथ कैंसल, ये 1/2,
तो कास थीटा जब 1/2 देता है तो थीटा कितने एंगल का होता है? 60 डिग्री। A body is falling freely under the action of gravity alone in vacuum. There is no air resistance. Which of the following quantities remains constant during the fall? Kinetic energy constant होती है क्या? वो तो कन्वर्ट होती है, और पोटेंशियल भी कन्वर्ट होती जाती है, या कम हो रही होती है, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स constant. C is the correct option. Which of the following physical quantity is different from the other? वर्क एनर्जी के बराबर है, मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर है, किलो बराबर है 1000 के, वाट वाट के, और आवर 3600 सेकंड के। तो ये मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा वाट सेकंड जूल के बराबर है। 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जूल, तो 3.6 मेगा जूल। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ना बताओ सुपर सेकंडर के वाले खैर दे। The kinetic energy of the body of mass 2 kilogram and momentum 2 Newton second will be P square by 2m। मोमेंटम केवल है 2 न्यूटन सेकंड, और होल स्क्वायर कर दो। 2 इंटू 2 किलोग्राम, 4 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा? 10। बोलो दाखिल समसम डेर एमसीक्यूज पर एलागा 152 मसला 1 इज द स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन। समझ राजी लगा, फोर्स राजी लगा, एनर्जी पर लेंथ, एनर्जी पर लेंथ। तो अगर ये मैं लिखूं वर्क डन, तो वर्क डन का फार्मूला क्या है यार? एनर्जी पर लेंथ मीन जूल पर मीटर आया ना, तो जूल किसके बराबर है? और पर मीटर, मीटर मीटर के साथ क्या हुआ? आंसर क्या आता है? न्यूटन। न्यूटन किस चीज का यूनिट है? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। द फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फील्ड F। Work done is 0 against the field? No. Work done is 0 against the field? No. Work done along the closed path is 0. पूरा एक्सप्लेनेशन दे, मां क्लास के खड़े रहे। Work done along the closed path inside the field is a, ये बात भी ठीक है, work done is independent of the path followed। क्लास में मैंने डिस्कस किया था B and C। If work done against the field is converted to potential energy, the field is said to be, जब work done against the field एनर्जी में तब्दील हो जाए तो फिर वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और अगर वर्क डन आप कर रहे हो और वो खर्च हो रहा है, जाया हो रहा है, तो फिर वो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन ड्यू टू सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। समझे ना? वर्क डन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 रेडियन इज इक्वल टू C option। Dimension of angular displacement is a D option। 1 radian 0.16 revolution। समझे ना? ये अब ये गणपति कपोए ने नो खेद बेजान ना हल कई लगा हल कम दरता सॉल्व कम दरता जिंदाबाद यरता जमा सम खुश 161 में फ्रीक्वेंसी 163, इधर देखो 162 कम था और आसान दे मना एलाका एंगुलर वेलोसिटी से बराबरी ओमेगा थीटा बाई टी बराबरी करना, थीटा डायमेंशनलेस और टाइम का यूनिट क्या है? तो द रेडियन पर सेकंड देखो, रेडियन का डायमेंशन नहीं है तो इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो 1 और सेकंड किस चीज का यूनिट है? और इसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर है ना उस्ताद जी।
तब की लीनियर वेलोसिटी लिख ले। वाह वाह। एंगुलर समझा लगा 163 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में फर्स्ट सेकंड में, तो ये फार्मूला आएगा थीटा n 2n-1 इंटू थीटा 1। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द nth सेकंड। ये क्या लिखा मैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द nth सेकंड, और ये इन द और ये nth सेकंड हो। तो थीटा 1 आपको गिवन है, वो है 5, वो कितना है? वो है 3 रेडियन, कितना है? और 5th सेकंड का पूछ रहे, तो थीटा 5 2 जा -1, 9 टाइम्स ऑफ द थीटा 1। तो 9 और थीटा 1 कितना है? 3rd सेकंड का। अच्छा 3 2 जा -1, तो 5 टाइम्स ऑफ द थीटा 1 इंटू 3 रेडियन, तो ये कितना आएगा? 15 रेडियन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जिद खत गोरा मकाना हाय रबा तौबा। देखो है हमें की बोलना 164 बॉडी टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0, हैविंग एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशंस ऑफ मोशंस। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड? 5 सेकंड के बाद ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ये क्या है? 0 है, तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू अल्फा टी, तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है? 5 सेकंड। ये कैंसल, 5 पंजे 25, 25 रेडियन पर सेकंड, 5 पंजे 25, 5 पंजे 45 का रशीखा अच्छे कोई 5 पंजे 45 स्थान नोबेल प्राइज लेगा महा चित पाकिस्तान ले नोबेल प्राइज वाले पते होने लगा। इधर मेरी बात सुनो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिस्टेंस कवर्ड इन द 3rd सेकंड, इन द 5th सेकंड, तो इसके बराबर होगा S3/S5 अगर गिवन है तो 3 2 जा -1 और 5 2 जा -1। यही फार्मूला है ना, Sn इज इक्वल टू 2n-1 इंटू S1 हो। नो S3 चूली कम नो S3 नो 3 2 जा 6 -1 नो 5 टाइम्स ऑफ द S1 हो ना, S1 के साथ कैंसल, नो 5/9 आएगा, तो 5 रेशो 9। 166 which of the following is the relation of centripetal force? इधर देखो mv²/r, सब इधर देखो, ये रिलेशन है सेंट्रिपेटल फोर्स का इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। v बराबर होता है r ओमेगा के, किसके? m r ओमेगा होल स्क्वायर बाय r, तो ये आ जाएगा mr² ओमेगा स्क्वायर बाय r, ये कैंसल, ये mr ओमेगा स्क्वायर। ये भी सेंट्रिपेटल फोर्स का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वो है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ क्लास में पढ़ोगे, ये इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f के, तो अगर वो पुट करूं तो mr 2 2 दा 4 और पाई स्क्वायर f स्क्वायर हो, तो 4 पाई स्क्वायर mr f स्क्वायर। ये तीनों सेंट्रिपेटल फोर्स के इक्वेशंस है। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू बॉडीज, F1/F2 आपको गिवन है, वो है 3/2, और सेंट्रिपेटल फोर्स का रेशियो मांग रहे हैं, तो सेंट्रिपेटल फोर्स का रेशियो अभी तुमने पढ़ा, सेंट्रिपेटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, समझे ना? तो ये आ जाएगा FC1/FC2, F1 कितना है? 3, उसका स्क्वायर ले लो, और 2 का स्क्वायर 3 3 जा, और 2 2 जा,
168। इधर देखो, अगर एक स्ट्रिंग, पहले तो ये समझो जरा, इधर देखो जनरल में आपको बताता हूं, अगर आप एक बाल्टी में पानी भरवाओ, उसको कुंडी से पकड़ो और वो बाल्टी ऐसे घुमाओ, तो वो बाल्टी जब नीचे आएगी ना इधर, तो आपके हाथ पे बड़ा जोर आएगा, और जब वो बाल्टी इधर ऊपर जाएगी तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, और जब वो नीचे आएगा तो आप पे बड़ा जोर आएगा हाथ पे। तो एक तो ये बात याद रखो कि टेंशन किधर ज्यादा होगा, बॉटम पे, हाथ पे। तो अगर वो आपका हाथ ना हो, एक रस्सी हो, तो फिर रस्सी भी तो एक हाथ की मानंद है ना, तो उस पर टेंशन आएगा, समझे ना। तो हम कहते हैं कि अगर हम एक स्टोन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में नहीं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। अगर एक स्टोन है, उसको आपने एक धागे के साथ बांधे रखा है और उसको आप घुमा रहे, तो उस धागे में टेंशन टॉप पे मिनिमम होगा और बॉटम पे मैक्सिमम होगा। और अगर आप, खुदा न करे कि आप भूल जाए, लेकिन अगर आप भूल जाए तो आप इसको इमेजिन करो कि अगर आप एक बाल्टी को ऐसे घुमा रहे हो, तो जब वो नीचे आएगा तो आपके हाथ पे बड़ा जोर आएगा, जब वो ऊपर जाएगा, जाके घर में कर लो, वो कोंडा और बाने माता शुआ ना। अच्छा, तो एक तो ये याद रखो, बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होगा और टॉप पे, तो फिर उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे हम। इधर देखो, अगर वो बॉटम पे है, टेंशन ऊपर, सेंट्रिपेटल फोर्स सेंटर की तरफ और टेंशन भी ऊपर, और mg वेट डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स, सेंट्रिपेटल फोर्स, नेट फोर्स इस बॉडी पे सेंट्रिपेटल फोर्स लग रहा है क्योंकि बॉडी को सर्कल में घुमा रहा है, तो नेट फोर्स बराबर होगा टेंशन और mg अपोजिट डायरेक्शन में है, t माइनस mg, और ये फोर्स जो नेट लग रहा है वो सेंट्रिपेटल फोर्स है, mv स्क्वायर बाय इज इक्वल टू t माइनस mg, तो t बराबर आएगा mv स्क्वायर बाय r प्लस mg, समझे ना, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बॉटम पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टेंशन पूछ रहे, और बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होगा, टॉप पे टेंशन, तो 169 में इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन इज मिनिमम एट टॉप। A body of mass 2 kilogram moving in radius 170, a body of mass 2 kilogram mass है, radius 4 मीटर है, have angular velocity 2 radian per second है, what will be the tangential velocity, r ओमेगा के बराबर है tangential velocity, r कितना है, और 2 रेडियन पर 4 2 जा 8 मीटर पर सेकंड। 171, the ratio of two mass is 9/4, keeping kinetic energy constant. What is the ratio of momentum? Directly proportional to m. ये 171, momentum directly proportional to under the root m, keeping kinetic energy constant. No, p1 by p2 ratio by under the root m1 by under the root m2 आएगा, तो ये आएगा अंडर द रूट 9 और अंडर द रूट 4, तो ये आएगा 3/2, तो ये आएगा 3:2। 172 repeated है, D all of these. The quantity which remains constant 173 in conservative field is angular momentum। ओए, कंजर्वेटिव फील्ड में अगर एक पार्टिकल है, ओए जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड है, सब इधर देखो, ओए ये अर्थ है, ये मून सर्कल में घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो इसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, 0। तो हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आता, एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट रहता है कंजर्वेटिव फील्ड में। Which of the following is correct for angular momentum of satellite? सैटेलाइट किस फील्ड में है, कंजर्वेटिव फील्ड में है, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज किसके बराबर होगा, कांस्टेंट। जो चीज कांस्टेंट होता है उसमें चेंज किसके बराबर होता है, तो ये याद रखो, सब इधर देखो, वह मून के लिए एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं है, एंगुलर मोमेंटम में इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, उसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। जो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हुई उसके लिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 लिखे। Which of the following quantity does not changes in case of uniform circular motion? काइनेटिक एनर्जी। इधर देखो, इधर देखो, खैर ये तुम क्लास में यही चीजें रिपीट करोगे, उधर फिर डिटेल में समझ जाओगे, लेकिन फिर भी तुम लोग इधर समझो। ओए, जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती है ना, सब इधर देखो,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सब इधर देखो, इस पॉइंट पे अगर बॉडी को छोड़ा गया तो वो एक डायरेक्शन में जाएगी, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या? तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इधर छोड़ोगे तो 4 मीटर पर सेकंड से जाएगी, इधर भी 4 मीटर पर सेकंड से जाएगी, इधर भी 4 मीटर पर सेकंड से जाएंगी। तो ये स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन 4 मीटर पर सेकंड अप, 4 मीटर पर सेकंड लेफ्ट, 4 मीटर पर सेकंड डाउन, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी बताया जाता है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज, लेकिन स्पीड चेंज हो, मोमेंटम mv के बराबर है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जब वेलोसिटी चेंजिंग तो मोमेंटम भी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के, और ये भी वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। जब वेक्टर के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो वो स्केलर बन जाता है, ये स्पीड है। तो हम कहते हैं कि इधर वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी और मोमेंटम भी चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर नहीं। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन है, मैं तुम्हें क्लास में समझाऊंगा, ये बात है तुम लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाएगी। खैर है, अभी इतना समझो जितना मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक बात याद रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज चेंजिंग, मोमेंटम इज चेंजिंग। कौन सा मोमेंटम? लीनियर, एंगुलर इज नॉट चेंजिंग। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज और काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट। तो इधर हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी। द स्लोप ऑफ एवरी ग्राफ ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स 0। इधर देखो जरा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। ओए, कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स इज नॉट ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ है, तो स्लोप किसके बराबर आया? 0।